आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है मगध का साम्राज्य के रूप में उत्कर्ष या मौर्य वंश से पहले का मगध किस प्रकार का था उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अब ये जो टॉपिक है इस टॉपिक को आप कई सारे नामों से जान सकते हो या आपको ये टॉपिक अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग टाइटल के साथ मिल सकता है, जैसे कि मगध का साम्राज्य के रूप में स्थापित कैसे होना, ठीक, या मगध साम्राज्य का उत्कर्ष या मगध साम्राज्य हरेक वंश के समय या शिशुनाग वंश के समय या नंद वंश के समय, यानी कि अलग अलग टाइटल से आपको ये मिल सकता है। लेकिन जब भी बात आएगी कि मगध का साम्राज्य के रूप में उत्कर्ष, तो उसमें आपको हरेक वंश पढ़ना पड़ेगा, हरेक के साथ आपको शिशुनाग पढ़ना पड़ेगा और शिशुनाग के बाद नंद, मौर्य, सुंग, सातवाहन, कण्व, ये सारे वंश हमें पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं मगध तो चलो एक इकाई हो गई, क्षेत्र हो गया, ठीक है, सॉरी क्षेत्र हो गया। तो ये साम्राज्य क्या है, ठीक। अब ये साम्राज्य के रूप में कैसे स्थापित होगा, तो हम साम्राज्य के ऊपर डिबेट करें, चर्चा करें। तो साम्राज्य और राज्य, यहाँ दो इकाई मैंने लिखी हुई है। तो साम्राज्य और एक राज्य के बीच करें तो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ जो कि ऋग्वेद से संबंधित है, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर राज्य और साम्राज्य इन दोनों के बीच का अंतर बताया गया। आज से लगभग आप यूँ मानिए ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो इसका सीधा सीधा संबंध कब किस काल से है, ऋग्वेदिक काल से, ठीक है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में राज्य को छोटी इकाई बताया गया, ठीक है। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में राज्य को छोटी इकाई और साम्राज्य को क्या बताया गया है, बड़ी इकाई बताया गया, साम्राज्य को बड़ी इकाई बताया गया। तो यानी कि हम अगर नॉर्मल कॉमन सेंस में बात करें तो राज्य नाम ले और साम्राज्य नाम ले तो साम्राज्य नाम में एक अलग सा ही आकर्षण है, साम्राज्य एक राज्य, ठीक, यानी कि राज्य छोटी इकाई है। कौन से ग्रंथ के हिसाब से, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद बात करें साम्राज्य बड़ी इकाई, इसी ग्रंथ में और बातें लिखी गई, जैसे कि राज्य का शासक होगा वो क्या कहलाएगा, राजा, ठीक, और साम्राज्य का शासक होगा वो क्या कहलाएगा, सम्राट कहलाएगा, ठीक। उसके बाद में बात करें, एक सूक्ष्म मंत्र और बताता है ये ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, इसमें क्या लिखा गया है कि ये जो होगा सम्राट वो कौन सा यज्ञ करेगा, वो वाजपेय यज्ञ करेगा, वाजपेय यज्ञ, उस समय की बात कर रहे हैं। आज आधुनिक काल में इस प्रकार के यज्ञों का कोई अस्तित्व नहीं है, ना ही कहीं कोई राजा सॉरी पीएम सीएम इन यज्ञों का मतलब अनुष्ठान करता है। और राजा जो यज्ञ करेगा वो करेगा राजसूय यज्ञ करेगा। तो इस प्रकार के सूक्ष्म अंतर राज्य और साम्राज्य में देखने को मिलता है, और कौन से ग्रंथ में मिलता है, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है, इस बात को ध्यान रखिए। अच्छा, अगर आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो राज्य एक संप्रभु इकाई के रूप में है। संप्रभु इकाई मतलब, संप्रभु का मतलब क्या हो गया, ऐसी कोई संस्था या ऐसी कोई सरकार, ठीक, या ऐसा कोई देश जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का बाहरी या आंतरिक दबाव नहीं होता, उसे हम सामान्यतः बोलते हैं संप्रभु, ठीक। अब राज्य आज के परिप्रेक्ष्य में ही संप्रभु इकाई के रूप में, और साम्राज्य का कोई वैसे भी अस्तित्व तो नहीं है। अब बात करते हैं हमारे टॉपिक पे। महाभारत और पुराणों के अनुसार मगध की नींव जरासंध के पिता वृत्ररथ के द्वारा रखी गई, लेकिन स्पष्ट ऐतिहासिक तथ्य रूप में ज्ञात होता है कि मगध अपनी उन्नति के चरम पर हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार के काल में पहुंचा। क्योंकि जरासंध की हम बात करें तो ये महाभारत काल से संबंधित है, और जरासंध का वध भी आपने ये चर्चित है, सुना होगा, वो अगर उस पर जाएंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन आप यूँ मानिए कि जरासंध को इसका संस्थापक माना जाता है, लेकिन बिंबिसार के काल में इसका क्या है, ऐतिहासिक तथ्य स्पष्ट इतिहास हमें मिलता है। और बिंबिसार के काल में मगध का मतलब एक साम्राज्य के रूप में उत्कर्ष होता है, यानी कि साम्राज्य के रूप में स्थापना किसके काल में होती है, तो बिंबिसार के काल में होती है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अब बिंबिसार को पढ़ने से पहले हमें इस वंश की बात करेंगे, हर्यक वंश की, क्योंकि हर्यक वंश की स्थापना कौन करेगा, बिंबिसार करेगा, और कब करेगा, 544 ईसा पूर्व में करेगा। और 544 ईसा पूर्व का मतलब होता है आज से ठीक, आप यूँ मानिए 2022 चल रहा है तो 2022 में आप 544 जोड़ दीजिए, क्योंकि ईसा पूर्व है और अब चल रही ईस्वी।
तो 544 जोड़ोगे तो उत्तर आएगा लगभग 2566 साल, यानी कि 2500 साल पहले की बात कर रहे हैं। 2500 साल पहले हर्यक वंश की स्थापना कहाँ की गई थी? मगध महाजनपद में की गई थी। किसके द्वारा की गई? बिंबिसार के द्वारा की गई थी। और बिंबिसार का जो उपनाम मिलता है वो क्या मिलता है? श्रोणिक मिलता है, इस बात को ध्यान रखिए। और आगे इसका पुत्र रहेगा अजातशत्रु, उसका मिलेगा कुणिक, ये थोड़ा ध्यान रखना। अब बिंबिसार, इसकी राजधानी क्या थी? गिरि वज्र राजगृह, यानी कि गिरि वज्र या राजगृह इसकी राजधानी थी। यह महात्मा बुद्ध का क्या था? समकालीन था। इसने सक्षम प्रशासन पर बल दिया, यानी कि अगर ऐतिहासिक तथ्य के रूप में देखा जाए तो सक्षम प्रशासन को महत्व देने वाला प्रथम शासक कौन था? तो वो था बिंबिसार। और प्रशासन का मतलब होता है कि जो राज्य की नीतियाँ होती है वो जनता अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का माध्यम के प्रशासन की एकदम सटीक व्याख्या आप कह सकते हो सरल शब्दों में। इसने शत्रु व शक्तिशाली राज्यों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए, ठीक, क्योंकि ये हर तरीके से अपने साम्राज्य का क्योंकि ये जो बिंबिसार है वो हर तरीके से, हर मतलब नीति से वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। युद्ध भी लड़े, उसको ऐसा लगा कि अब युद्ध से काम नहीं चलेगा तो शांति नीति अपनाई। अब उसको लगा कि यार ऐसे तो सिस्टम नहीं बन रहा, तो शादी की नीति अपनाई, विवाहिक नीति अपनाई, यानी कि युद्ध और विवाह दोनों से अपने साम्राज्य का क्या किया? विस्तार किया। इस बात को ध्यान रखिए। अब बात करें शत्रु व शक्तिशाली राज्यों से। शत्रु से तो इसलिए क्योंकि आगे युद्ध न करना पड़े, और शक्तिशाली राज्यों से भी युद्ध न करना पड़े, जिसमें सर्वप्रथम विवाह किसके साथ किया गया? वैशाली के लिच्छवी राजा चेटक की बहन चेलना देवी से किया। अच्छा, चेलना का कहीं कहीं नाम छलना भी आता है, तो ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग राइटर लिख देते हैं, लेकिन इसका जो सही नाम, वास्तविक नाम था वो चेलना देवी था। वहीं दूसरा विवाह कौशल राजा प्रसेनजीत की बहन कौशला देवी से किया, ठीक है। तीसरा विवाह मध्य देश यानी कि पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से किया, ठीक। ये मुख्य शादियाँ थी इसकी। बौद्ध साहित्य में जो दीर्घ निकाय है, ठीक है, यानी कि दीर्घ निकाय है, उसमें उस दीर्घ निकाय से महावग जो एक उसका पार्ट है, महावग सूत्र नाम से इसका ग्रंथ मान लीजिए, पार्ट मान लीजिए, तो उसमें लिखा गया कि बिंबिसार की 500 रानियाँ थी। बिंबिसार की कुल कितनी रानियाँ थी? 500 रानियाँ थी। इस बात को ध्यान रखिए। मगध राज्य की पुरानी व कट्टर शत्रुता अवंती राजा चंड प्रदोत के साथ थी, लेकिन कुछ लड़ाइयों के बाद बिंबिसार ने प्रदोत के पी लिया होने पर उसके लिए अपना वेद भेजकर मित्रता करना उचित समझा। यानी कि किसके साथ कट्टर शत्रुता थी? तो अवंती के राजा चंड प्रदोत के साथ थी। इस बात को ध्यान रखिए। और अवंती क्या था? महाजनपद था। अब बिंबिसार पहला शासक था जिसने नियमित स्थायी सेना रखी। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को बुद्ध की सेवा में नियुक्त किया था, ठीक है ना। और ये जीवक कौन था? तो बिंबिसार और आम्रपाली जो वेश्या थी उसकी संतान था, ठीक है ना। मैं ये जो राजवैद्य था या आप यूँ कह दीजिए डॉक्टर था, उसमें का चिकित्सक था, वो जो वैशाली की नगर वधु आम्रपाली और ये जो मगध का शासक बिंबिसार था, इन दोनों की संतान थी। इसके उच्चाधिकारी क्या कहलाते हैं? राजभट कहलाते हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा गया, इसके उच्चाधिकारियों को किस नाम से पुकारा गया? राजभट के नाम से। इसकी राजधानी राजगृह का वास्तुकार कौन था? महागोविंद नाम का व्यक्ति था। इसके पुत्र, उसमें का इंजीनियर बोल दीजिए, इसके पुत्र अजातशत्रु ने इसकी हत्या कर दी देवव्रत के उकसाने पर। कहीं कहीं नाम देवदत्त भी आता है, लेकिन मुख्यतः जो नाम आता है वो देवव्रत आता है। इस बात को ध्यान रखिए। तो ये बिंबिसार के बारे में कुछ जानकारियाँ थी। आगे हम जिस शासक के ऊपर चर्चा करेंगे वो अजातशत्रु होंगे।